ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? हम लोग बच्चों चालू करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 का नाम है बच्चों परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अब सबसे पहले ये समझो परफॉर्मेंस दो तरह की है। एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। सबसे पहले तो ये समझ लो, बाकी सब बातें तो बात की हैं। एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है कि प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने जाता है एंड परफॉर्मेंस प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब मैं परफॉर्मेंस देने गया और आपने परफॉर्मेंस ले भी ली। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है कि मैं परफॉर्मेंस देने तो गया बट प्रॉमिसी ने परफॉर्मेंस को लेने से मना कर दिया। मैं गया था, तुमने परफॉर्मेंस नहीं ली। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस promiser offers to perform the promise, promiser offers to perform the promise, and performance is accepted by promisee, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है? सर? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ये होती है promiser offers to perform his promise, promiser offers to perform his promise। अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने गया था, तुमने परफॉर्मेंस लेने से मना कर दी। बट promisee does not accept the performance। लेकिन प्रॉमिसी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसमें यह सबसे जरूरी बात है, आपको याद रखनी है, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो देखो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड कब होगी? सर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड तब होगी जब वो अनकंडीशनल है, प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस पर करी जा रही है। अनकंडीशनल है मतलब कोई नई कंडीशन मत लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से कोई कंडीशन डिसाइडेड है, वो बात अलग है। प्रॉपर टाइम पर करो, प्रॉपर प्लेस पर करो। और प्रॉमिसी को जब आप गुड्स दे रहे हो तो उसे एक अपॉर्चुनिटी दो गुड्स का इंस्पेक्शन करने की। प्रॉमिसी मस्ट बी गिवन an opportunity of inspection of goods। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है persons by whom promise can be performed। कौन प्रॉमिस को पूरा करेगा? persons by whom promise can be performed। तो याद रखना, प्रॉमिस या तो फुलफिल प्रॉमिसर करेगा, या प्रॉमिस पूरा प्रॉमिसर का एजेंट उसके बिहाफ पे कर सकता है, या फिर अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉमिसर को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। बट इसमें अब सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के पर्सनल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर बेस्ड है,
तो फिर वैसा कॉन्ट्रैक्ट एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा नहीं कर सकते। उस केस में अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाए, प्रॉमिसर की इनकैपेसिटी हो जाए, या किसी भी कारण से प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइड बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। तो याद क्या रखना है, वेयर contract is based on personal confidence of parties, where contract is based on personal confidence of parties or personal skill, then such contract cannot be performed, by agent or legal representative. In the event of death or incapacity of such promisor, in the event of death or incapacity of such promisor, contract will become void. कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। सबसे तो जरूरी ये बात अपने को यहां पर ध्यान रखनी है। उसके बाद बेटा इसमें एक जरूरी बात याद रखने वाली आती है, इसमें एक जरूरी बात याद रखने वाली आती है। कौन सी आती है सर? परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। अब देखो, परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस में मैं क्या बोलता हूं, पहले ये समझो सर। अगर 2 या 3 लोगों ने मिलकर प्रॉमिस किया कि हम पूरा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, अगर 2 या 3 लोगों ने मिलकर प्रॉमिस किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, तो बेटा वो जो 2 या 3 लोग हैं जो मिलकर प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, वो बेटा 2 या 3 लोग कहलाते हैं जॉइंट प्रॉमिसर्स। क्या कहलाते हैं? जॉइंट प्रॉमिसर्स। अब इसमें ध्यान रखना है, जॉइंट प्रॉमिसर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, उनको मिलके कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है। और किसी भी एक जने की डेथ हो गई तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और जो बाकी जो सर्वाइविंग जो जिंदा जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं वो मिलकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखनी है, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स, liability of joint promisors is joint and several. If any of them dies, अगर किसी भी एक जने की डेथ हो गई, then his legal representative and surviving joint promisors will perform the promise, and surviving joint promisors will perform the promise. आगे देखेंगे, अगला पॉइंट बताता हूं। अब सर देखो, इनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। सेवरल का मतलब होता है सेपरेट। इसका मतलब ये किसी एक जने को भी पूरा प्रॉमिस पूरा करने के लिए बोला जा सकता है। अगर एक जने ने होल प्रॉमिस पूरा किया तो वो होल प्रॉमिस पूरा करके बाकी प्रॉमिसर्स से इक्वल कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। तो क्या याद रखना है? वेयर वन प्रॉमिसर performs whole promise, comma, he can claim equal contribution from others। वो दूसरे लोगों से इक्वल कंट्रीब्यूशन मांग सकता है।
और लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है, लास्ट बात अपने को ध्यान रखनी है कि अगर किसी एक प्रॉमिसर ने पेमेंट में डिफॉल्ट करी, मान लो एक जना है जो पैसे नहीं दे रहा, तो उसका जो शेयर ऑफ लॉस है वो बाकी लोगों को इक्वल इक्वल बियर करना पड़ेगा। जैसे आज इसको ऐसे समझो, ए को, बी को और सी को, तीनों को 90,000 देने थे, तो ए की लायबिलिटी 30 हो गई, बी की लायबिलिटी 30 हो गई और सी की लायबिलिटी 30 हो गई। अब मान लो सी ने पे नहीं किया, तो जो सी का भी शेयर है वो ए और बी इक्वल इक्वल बियर करेंगे। तो जो सी का 30,000 है उसमें से 15,000 ए देगा और 15,000 बी देगा, तो ए की लायबिलिटी 45,000 हो गई, 45 के, और बी की लायबिलिटी भी 45,000 हो गई, 45 के। तो ध्यान रखना, वेयर वन प्रोमिसर fails to pay, where one promiser fails to pay, then he can claim, then his share of loss, then his share of loss will be borne, his share of loss will be borne equally by others, then his share of loss will be borne equally by others। ये सबसे जरूरी बात है जो इस चैप्टर में अपने को ध्यान रखनी है। एक टॉपिक फिर जो अपने को ध्यान रखना है वो है राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। जॉइंट प्रोमिसेस के क्या राइट हैं? तो देखो, जॉइंट प्रोमिसी के राइट में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जॉइंट प्रोमिसेस के जो राइट्स हैं वो जॉइंट हैं, सेपरेट नहीं है। तो आज मान लीजिए ए ने एक्स वाई जेड को लोन दिया है और ए ने एक्स वाई जेड को बोला कि मैं लोन रीपे कर दूंगा। मान लीजिए ए ने एक्स वाई और जेड को बोला कि मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं और प्रॉमिस कर रहा है कि रीपे कर दूंगा। समझना, इसको हल्का सा वापस से समझा रहा हूं। ए ने लोन ले लिया पहले, तो मान लो वही 90,000 का एक्स वाई एंड जेड से, और ए ने इन्हें प्रॉमिस कर दिया कि मैं लोन रीपे करूंगा। तो बेटा ए हो गया प्रॉमिसर, लेकिन अब ए ने प्रॉमिस तो एक्स वाई जेड को किया है, तो एक्स वाई जेड हो गए बेटा जॉइंट प्रोमिसेस। तो याद रखना, जॉइंट प्रोमिसेस का राइट इज जॉइंट बट नॉट सेवरल। उनका राइट जॉइंट है, सेवरल नहीं है। सेवरल नहीं है मतलब उनका राइट सेपरेट नहीं है। उनका राइट सेवरल नहीं है मतलब उनका राइट सेपरेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अकेला एक्स या अकेला वाई या अकेला जेड जाके पूरा पैसा ले ले। तो राइट इज जॉइंट बट नॉट सेवरल, एक तो ये याद रखना। और यहां भी एक बात यही है, एक्स वाई जेड में से किसी की भी डेथ हो गई तो पैसे की रिकवरी करने कौन जाएगा? जो जिंदा है वो, प्लस जिसकी डेथ हो गई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें भी एक बात ध्यान रखना, इफ एनी ऑफ देम डाइज then legal representative together with joint promises can recover the amount jointly। वो अमाउंट को जॉइंटली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं आ रहा हूं। सबसे पहला तो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट फिक्स्ड टाइम। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट फिक्स्ड टाइम। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करने का टाइम फिक्स है, सेट कर लो माइंड में,
अगर कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करने का टाइम फिक्स है, तो दो सिचुएशन याद रखिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करने का टाइम फिक्स है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा टाइम इज एसेंस इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है या टाइम इज नॉट एसेंस इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं है। एसेंस वर्ड का मतलब होता है असेंशियल होना, नॉट एसेंस का मतलब होता है असेंशियल ना होना। कॉन्ट्रैक्ट में टाइम असेंशियल है या कॉन्ट्रैक्ट में टाइम असेंशियल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम असेंशियल है या कॉन्ट्रैक्ट में टाइम असेंशियल नहीं है, यह डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे। अब अपने को यह समझना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है, अपने को क्या समझना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है और फिर कॉन्ट्रैक्ट टाइम से नहीं पूरा हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है और फिर कॉन्ट्रैक्ट टाइम से नहीं पूरा हुआ, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होता है और कॉन्ट्रैक्ट टाइम से नहीं पूरा होता है, तो अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड भी कर सकती है, अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड भी कर सकती है और डैमेजेस भी ले सकती है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है या कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं है। मान लो टाइम एसेंस है और फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन टाइम, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन टाइम, कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं होता है, तो अग्रीव्ड पार्टी को दो राइट हैं। अग्रीव्ड पार्टी कैन रिसेंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है। अग्रीव्ड पार्टी कैन रिसेंड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना, अगर अग्रीव्ड पार्टी जो टाइम फिक्स था, अगर अग्रीव्ड पार्टी जो टाइम फिक्स था उसके बाद अग्री हो जाती है परफॉर्मेंस लेने के लिए, अग्रीव्ड पार्टी जो टाइम फिक्स था उसके बाद अग्री हो जाती है परफॉर्मेंस लेने के लिए, तो अगर जो टाइम फिक्स था उसके बाद अग्रीव्ड पार्टी परफॉर्मेंस लेने के लिए अग्री हो जाती है, तो उस केस में अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करेगी, रिसेंड नहीं करेगी, और याद रखना डैमेजेस भी नहीं क्लेम कर पाएगी। अब डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर पाएगी, तो लॉ बोला इफ अग्रीव पार्टी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस ले लेती है, एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम के बाद, देन अग्रीव पार्टी हैज नो राइट, कोई राइट नहीं है, अग्रीव पार्टी हैज नो राइट, कोई राइट नहीं होगा अग्रीव पार्टी के पास, देन अग्रीव पार्टी हैज नो राइट टू क्लेम डैमेजेस। फिर अग्रीव पार्टी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती, अग्रीव्ड पार्टी हैज नो राइट टू क्लेम डैमेजेस। और एक लास्ट बात और बताता हूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं है, तो जहां पे टाइम एसेंस नहीं है वहां तो बात ही खत्म हो गई, जहां टाइम एसेंस नहीं है वहां तो बात ही खत्म हो गई। आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड तो कर ही नहीं सकते, यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। तो यहां पर याद रखिए, अग्रीव्ड पार्टी हैज नो राइट टू रिसेंड कॉन्ट्रैक्ट, aggrieved party has no right to rescind contract and it can only claim damages। अब ज्यादा से ज्यादा क्या ले पाओगे, डैमेजेस ले पाओगे। रिसेंड विसेंड करना भूल जाओ, रिसेंड विसेंड करना भूल जाओ, यहां पे ज्यादा से ज्यादा आप क्या ले पाओगे,
डैमेजेस ले पाओगे। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है बेटा, अब इसमें दो सिचुएशंस बनेंगी, अग्रीमेंट्स टू डू, agreements to do impossible acts, agreements to do impossible acts। और इसका सेक्शन नंबर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 56। अब सर अगर इम्पॉसिबल एक्ट करने का अग्रीमेंट बन रहा है तो इसमें दो सिचुएशन याद रखिए। एक तो होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ये है, और एक होती है बेटा सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब पहले समझ लो फिर मैं लिखूंगा। बेटा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन से बन रहा है डे 1 से वॉइड एब इनिशियो है, डे 1 से उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। मतलब आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और आज ही से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, तो वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। एक होती है बच्चों सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। पता है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है? पता है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बना था ना, जब बना था तब तो वैलिड था, जब बनाया तब तो वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया, बाद में वॉइड हो गया, बनाया था जब वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया। बाद में वॉइड क्यों हो गया? कोई वॉर डिक्लेयर हो गई, एलियन एनिमी हो गया सामने वाला, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, जिस गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बना था वो डिस्ट्रॉय हो गए, या कोई भी और रीजन, चेंजेस इन लॉ हो गए। तो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वॉज पॉसिबल when it was made, contract was possible when it was made, but later on becomes void, but later on becomes void। यहां पर याद रखना restitution is allowed, यहां पर restitution allowed होता है। अच्छा अब आओ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है? इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेड, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तभी से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल था, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब अगर दोनों पार्टीज को इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता था, नोन टू बोथ पार्टीज, मानो दोनों पार्टीज को पता था कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, तो याद रखना रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता है, रेस्टिट्यूशन नहीं मिलता है। पर अगर दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था, अननोन टू बोथ पार्टीज है, दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है। जैसे आज मेरी एक कार है वो डिस्ट्रॉय हो गई, मुझे भी नहीं पता कि कार डिस्ट्रॉय हो गई, अब वो कार मैं सेल कर रहा हूं, बायर को भी नहीं पता कि कार डिस्ट्रॉय हो गई, तो दोनों ही पार्टीज को अगर इम्पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पता है तब याद रखना रेस्टिट्यूशन अलाउड हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। और ऐसी बेटा एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, ऐसी बेटा एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अब इसको मैं ना आराम से समझाऊंगा धीरे धीरे, एक एग्जांपल भी बना लेता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट समझाने के लिए एक एग्जांपल भी बना लेता हूं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट समझाने के लिए एक एग्जांपल भी बना लेता हूं। आइए अगला इश्यू आता है बेटा, अगला इश्यू आता है बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का इश्यू क्या बोलता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का इश्यू क्या बोलता है? मान लीजिए बेटा मिस्टर एक्स हैं,
उन्होंने 3 लोन ले रखे हैं, मिस्टर एक्स ने 3 लोन ले रखे हैं, 3 लोन, 4 लाख का, 5 लाख का और 6 लाख का, और ये तीनों लोन एक सिंगल बंदे से लिए हुए हैं, मिस्टर वाई से। ठीक है, अब मल्टीपल लोन हो गए। अब एक्स ने वाई को पेमेंट किया और मान लो पेमेंट 80,000 का किया, तो अब ये कौन से लोन का पेमेंट माना जाए? मान लो ये लोन 2016 में आया था, ये लोन 2017 में आया था और ये लोन 2018 में आया था। अब कौन से लोन का रीपेमेंट माना जाए? तो अब एक्स ने लोन लिया है तो एक्स बेटा डेटर है, वाई ने लोन दिया है, वाई बेटा क्रेडिटर है। तो लॉ ये बोला सबसे पहला डिसीजन डेटर का है, डेटर जिस पेमेंट के लिए बोलेगा उस पेमेंट के लिए हम अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला डिसीजन किसका है बेटा? डेटर का है। तो लॉ ये बोला वेयर डेटर इंडिकेट्स द डेट for which payment is to be applied, for which payment is to be applied, then it will be applied, then it will be applied for that debt, then it will be applied for that debt। आप ये समझ लो पहला राइट डेटर का है, डेटर बताएगा उस डेट से एडजस्टमेंट होगी, डेटर बताएगा उस डेट से एडजस्टमेंट होगी। ये चीज आपको यहां क्लियर होनी चाहिए। फिर आप समझो सेकंड राइट क्रेडिटर का है। लॉ बोला वेयर डेटर डज नॉट इंडिकेट, मान लीजिए डेटर ने नहीं बताया, देन creditor can apply payment as per own choice। creditor अपनी चॉइस से अप्लाई कर ले, इंक्लूडिंग उसको चाहिए तो टाइम बार्ड डेट से भी अप्लाई कर ले। लॉ ने कहा क्रेडिटर एक टाइम बार्ड डेट से भी अप्लाई करना चाहता है तो कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब आखिरी केस आया, लॉ बोला डेटर और क्रेडिटर दोनों ही नहीं बता रहे, नीदर डेटर नॉर क्रेडिटर इंडिकेट्स, नीदर डेटर नॉर क्रेडिटर इंडिकेट्स, देन पेमेंट विल बी अप्लाइड, देन पेमेंट विल बी अप्लाइड, पेमेंट अप्लाई किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ टाइम। किस में अप्लाई किया जाएगा? इन ऑर्डर ऑफ टाइम। जो डेट पहले आएगी वो पहले एडजस्ट होगी, जो बाद में आएगी वो बाद में एडजस्ट होगी। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर दो डेट साथ की होती है तो पेमेंट प्रोपोर्शनेटली अप्लाई हो जाता है। साथ की डेट है, पेमेंट प्रोपोर्शनेटली अप्लाई हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। एक तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का, एक परफॉर्मेंस एट फिक्स टाइम का, एक इम्पॉसिबल एक्ट का, एक जॉइंट प्रॉमिस का, और एक ये कि पर्संस बाय होम प्रॉमिस कैन बी परफॉर्म। 80% केसेस में तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है। उसके बाद बच्चों अब एक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि सारा टॉपिक एक ही पेज में आपसे डिस्कस करूं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट में सभी राइट्स एंड लायबिलिटीज फिनिश हो गए हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट बचा है और ना कॉन्ट्रैक्ट में कोई लायबिलिटी बची है। व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ऑल राइट्स एंड लायबिलिटीज arising under a contract, arising under a contract comes to an end। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही फिनिश हो गया, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
अब याद रखिए डिस्चार्ज का बेस्ट तरीका है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके डिस्चार्ज कर दीजिए, और आप जानते हैं परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकती है और परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड भी हो सकती है। तो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज की अगर हम बात करते हैं, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज की मैं बात करता हूं, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों डिस्चार्ज करने का बेस्ट तरीका है कि आप डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कर दो। अब एक होता है बेटा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूं पेपर में क्वेश्चन आना है, यहां से आना है, आराम से समझ लो। पेपर में क्वेश्चन आना है, यहां से आना है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, पेपर में सवाल आएगा, यहीं से आएगा। व्हाट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट? इसमें पहला होता है नोवेशन। नोवेशन में देखो दो बातें याद रखो। सबसे पहला ये याद रखो, नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज ये याद रखो, नोवेशन कैन बी बिटवीन सेम पार्टीज और नोवेशन कैन बी बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। तो नोवेशन में क्या होता है? रिप्लेसिंग ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिस्चार्ज हो जाएगा, और याद रखना इट कैन बी बिटवीन सेम पार्टीज और डिफरेंट पार्टीज। इट कैन बी बिटवीन सेम पार्टीज और डिफरेंट पार्टीज। और याद रखना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है बेटा? फिर एक आता है बच्चों ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का क्या मतलब है? सर ऑल्ट्रेशन में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के ही टर्म्स में ऑल्ट्रेशन होता है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस किए जाते हैं। और ऑल्ट्रेशन में ध्यान रखना डिफरेंट पार्टीज नहीं हो सकती, सेम ही पार्टीज होंगी। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? ऑल्ट्रेशन मींस मेकिंग चेंजेस टू टर्म्स ऑफ existing contract, making changes to terms of existing contract। इसमें याद रखना it can be only between same parties, it can be only between same parties। एक होता है बच्चों रिसीशन। रिसीशन का क्या मतलब होता है बेटा? रिसीशन का मतलब होता है बेटा कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। पार्टीज आपस में म्यूचुअली अग्री हो जाती हैं और म्यूचुअली अग्री होकर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है रेमिशन। रेमिशन को वेवर भी बोलते हैं। रेमिशन या वेवर में तीन चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जितनी परफॉर्मेंस डिसाइड हुई थी या तो उससे कम परफॉर्मेंस ले लो, या जो डिसाइड हुआ था वो नहीं लेके कुछ और ले लो। एक्सेप्टेंस ऑफ अदर देन व्हाट वाज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, या जब प्रोमिसर को टाइम का एक्सटेंशन दे रहा है प्रोमिसी। प्रोमिसी प्रोमिसर को कह रहा है भाई तू एक्स्ट्रा टाइम ले ले प्रॉमिस पूरा करने के लिए, तो भी रेमिशन है। तो रेमिशन तीन चीजों में होगा। रेमिशन तीन चीजों में होगा, ठीक है? एक्सेप्टिंग lesser performance than what was agreed
accepting lesser performance than what was agreed, or accepting accepting other than what was agreed, accepting other than what was agreed, or grant of extension of time, grant of extension of time by promisee to promiser. ये बच्चों होता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का एक तरीका तो हो गया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, एक तरीका हो गया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट. और क्या तरीके होते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के? एक बेटा देखो, अब छोटे छोटे तरीके हैं, ज्यादा माथा पच्ची नहीं पालनी, ज्यादा माथा पच्ची नहीं पालनी है, पहले ही बोल रहा हूं. जितने याद रह जाएं कर लो. इसमें मेन मैं आपको बता देता हूं कौन सा याद रखना है. एक पॉइंट और बस मेन है. एक है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. इसमें आप बेसिकली एक्सप्लेन करके आइए टाइम बार्ड डेट. एक है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दो केसेस में होगा. या तो डेथ हो गई प्रॉमिसर की, अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो, और एक बेटा अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज हो जाए. अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी इंसॉल्वेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा डिस्चार्ज होगा, यह ध्यान रखना. एक होता है बेटा डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दो, आप मना कर दो कि हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. एक्चुअल ब्रीच होगा या एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा, यह आपने यूनिट 5 में पढ़ा है. और आखिरी डिस्चार्ज का जो तरीका है वो आप सबसे अच्छे से याद रखिए. अब मेन मैं आपको कह रहा हूं, यही वाला पॉइंट आप याद रखिए. डिस्चार्ज बाय मर्जर ऑफ राइट्स. इसमें केस स्टडी आने के चांसेस होते हैं. व्हाट इज डिस्चार्ज बाय मर्जर ऑफ राइट? मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना. मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना. एक कॉन्ट्रैक्ट में सुपीरियर राइट मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट में इंफीरियर राइट मिला. सेम पार्टीज के बीच में याद रखना दो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं. एक सुपीरियर राइट दे रहा है, एक इंफीरियर राइट दे रहा है. तो जैसे ही सुपीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. एग्जाम्पल याद रखिए. ए ने बी को घर रेंट पे दिया, ये हो गया रेंट अग्रीमेंट. फिर ए ने बी से सेल अग्रीमेंट बनाया और वही घर बी को बेच दिया. तो सेल अग्रीमेंट बनने से रेंट अग्रीमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा. रेंट अग्रीमेंट एक इंफीरियर राइट का अग्रीमेंट है क्योंकि वहां पर आप किराएदार बन के रह रहे हो. सेल अग्रीमेंट सुपीरियर अग्रीमेंट है क्योंकि वहां पे खरीदने वाला घर का मालिक बन रहा है. तो सिंपल याद रखिए, where two contracts are made, between same parties such that one contract is with superior right, then
then agreement with inferior right will be discharged. Agreement with inferior right will be discharged. inferior right का जो अग्रीमेंट है उसे डिस्चार्ज मान लिया जाएगा. ये मेन केसेस हैं बेटा, और ये मेन आपका चैप्टर नंबर 4 है. आप ये मान लो मैंने यहां पर चैप्टर नंबर 4 की सारी मेन बातें आपको पढ़ाई हैं, और लिटरली मैंने समझा के पढ़ाया है, रिवीजन कम कराया है, समझाया ज्यादा है. आप ये मान लो आप कर लोगे ये, तो मुझे ऐसा लगता है यूनिट 4 का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा. आई होप आया होगा. बताओ मेरे बच्चों, अरे बता दो मेरे नन्हे मुन्नू. बिल्कुल आया, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया. चलिए